हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की ये जर्नी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जर्नी या नॉर्मली अगर आप जीएस की पढ़ाई करते हैं किसी और एग्ज़ाम के लिए भी, तो उन सब की जो तैयारी है आपकी वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा बैच लेके आया है जिसकी की सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त मांगा जा रहा है, जिसको आपको इस समय काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आप लोग अपने जीवन के उस पड़ाव पे हैं कि आपके पास टाइम की तो बहुत भरपूर मात्रा है, एनर्जी की भरपूर मात्रा है, ऊर्जा है, लेकिन आप उस ऊर्जा और टाइम का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद आपका भविष्य उन सब चीज़ों पे निर्भर करेगा और भविष्य उस स्तर पर नहीं पहुंचेगा जिस स्तर पर आप चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं। तो ओनली यूपीएससी आपकी दिशाहीन तैयारी या दिशाहीन जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी एग्जामिनेशन की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसको एक दिशा देने आया है। ओनली यूपीएससी ने अपना आरंभ बैच शुरू कर दिया है जिसकी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए हैं। यूट्यूब चैनल पर, ओनली यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर इन वीडियोस को प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स हम तक पहुंचाएंगे, कुछ दिन बीत जाने के बाद आप लोगों को ये क्लासेस लाइव भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा सके, आपकी प्रिपरेशन और भी स्टेबल रह सके। तो वो सारे लोग जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ओनली यूपीएससी के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और मन में एक आशा लेके आए हैं कि शायद ये जो आरंभ बैच है ओनली यूपीएससी का वो हमारे किसी काम आए, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें हम एक हफ्ते से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज से पहले की जो भी वीडियोज़ आरंभ बैच में चल चुकी हैं, चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग एक बार प्लीज़ उन वीडियोस को पहले देख लें। उन सभी वीडियोस का लिंक या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। और उन सभी वीडियो को देखकर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको वो वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर कोई सजेशन है क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप की जो ऑडियंस हमसे जुड़ रही है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, हम ये बैच जो लेकर आए हैं वो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन क्लासेस को सिर्फ और सिर्फ एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ही देखेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई स्टेट पीसीएस का बच्चा ही देखेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ग्रेजुएट लेवल का बच्चा ही देखेगा। हम ये वीडियोस उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो अपने जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो पैसे के अभाव में बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या पैसा ही इंसान को बड़ा बनाता है? नहीं, इंसान को बड़ा बनाता है उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसके विचार। तो अगर आप लोगों में जज्बा है कुछ बड़ा कर दिखाने का तो आप लोग घबराइए मत। ओनली यूपीएससी आपके साथ अब जुड़ चुका है, हर कदम पे आपकी तैयारी को एक बहुत ही स्मूथ वे में लेकर जाने वाला है। हर एक दिक्कत को आपकी सॉल्व करने के लिए मौजूद है अपने आरंभ बैच के साथ। जो लोग हमारे साथ कुछ पिछले एक हफ्ते से जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी की क्लास रेगुलरली चल रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है लोगों का। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए उन सभी अपने साथियों के साथ जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग जो आप जानते हैं जिनको कि वो तैयारी कर रहे हैं और उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आज से जो लोग शुरू कर रहे हैं या जो हमारे साथ पहले से भी जुड़े हैं, अब से हम अपनी क्लासेस को और इम्प्रूव वे में करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं
हम उनको पूरा करने की दिन पे दिन कोशिश कर रहे हैं। हर एक क्लास में आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बात बस ये है कि आप हमारा साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई मेहनत से करते रहें। बस मेहनत अगर होगी तो आपका मुकाम ज़रूर हासिल होगा, बशर्ते आप इस जो जर्नी है उस पर बीच में पीछे ना हटें। रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपने आप को हताश ना होने दें। रिसोर्सेज की अगर बात है तो आप हमारे ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी ओनली यूपीएससी के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी क्लासेस की हैं, अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आज से पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक बार आप ज़रूर से देख लें, फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि अगर आप 20 से शुरू करेंगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ी मुश्किल आए। तो प्लीज़ आप पहले प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, उसमें जो भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से करिए, वो जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से समझिए। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट अपना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो भी डाउट होगा उसको ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए आज ये वीडियो कंटिन्यू रहने वाली है। अभी तक की हमने जो भी क्लासेस करी हैं उसमें हमने अभी तक अर्थ के बारे में जाना है कि अर्थ सौरमंडल में किस तरीके से मूवमेंट करती है, उसके मूवमेंट करने से क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका जो चाल है, अगर वो चल रही है सौरमंडल में मूवमेंट कर रही है तो वो इतनी महत्वता क्यों है कि हम उसे इतना पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और अगर वो अपना मूवमेंट करना बंद कर दे तो उससे क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने अभी तक की क्लासेस में पढ़ी हैं। यूनिवर्स के बारे में पढ़ा है, फिर यूनिवर्स में तरह तरह के बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में स्टार्स पाए जाते हैं। उन स्टार्स का जो ग्रुप होते हैं, कई लाखों गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज में हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, वो पाया जाता है। अब इतनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, हमारी गैलेक्सीज़ मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके बारे में भी जांच चल रही है। वैज्ञानिक रोज़ इसके ऊपर जांच पड़ताल करते रहते हैं कि हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अलावा हमारे जो यूनिवर्स है उसमें और कौन सी गैलेक्सीज़ पाई जाती हैं। हो सकता है जिस तरीके से हमारा सौरमंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, उसी तरीके से कहीं कोई और जीवन, कहीं कोई और दुनिया बसी हो। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत ही रोचक तथ्य होने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिक हर रोज़ इस पर जो है खोजबीन करते रहते हैं और नए जो अपनी खोज हैं वो बताते रहते हैं पूरी दुनिया को। ठीक है, हमने इतनी बात जानी। फिर हमने पढ़ा पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का क्या शेप है, क्या साइज़ है, अगर हमें पृथ्वी पे किसी की लोकेशन को बताना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज की कि हिंदी में पढ़ाइए या इंग्लिश में पढ़ाइए। देखिए, आरंभ बैच है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। बोलने का जो तरीका है वो ये है कि सारे बच्चों को समझ में आए। सब हिंदी समझते हैं, हम हिंदी भाषी लोग हैं, सब हिंदी समझते हैं। तो अगर आपको हिंदी में समझाया जा रहा है तो ये उम्मीद की जा रही है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा और एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी समझेगा। लेकिन अगर बोर्ड पे लिखने की बात है और अगर बोर्ड पे हिंदी या इंग्लिश किसी एक में लिखा जा रहा है तो उसमें हताश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि भाषा को अपना एक जीवन में आगे बढ़ने का एक बैरियर नहीं बना लेना है। भाषा से घबराना नहीं है। आपको जब भी मौका मिले तो आप एक नई भाषा सीखने का ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको यहाँ लिखे हुए अंग्रेज़ी के शब्द समझने में दिक्कत हो रही है, आपने अपनी दिक्कत हमें बताई, उसका सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चों। उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना कि ये क्या चीज़ है, क्यों चीज़ है। अगर आपको वो शब्द समझने में दिक्कत हो रही है तो हम आपका रास्ता आसान करने के लिए आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे। उससे आपकी आदत ख़राब होगी, उससे आपका जो जीवन में संघर्ष करने की आदत है वो कम होगी।
ये आपका काम है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई ऐसा शब्द है जो आपको दूसरी भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है बच्चों, टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए। टेक्नोलॉजी किस पीक पर जा चुकी है आप लोग जान ही चुके होंगे, लेकिन वो आपके हाथ में है कि आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ वो जो ट्रांसलेटर आप लोगों के पास मौजूद होगा आपके फ़ोन्स में, गूगल में, आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल करिए। और मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि कुछ शब्दों के बारे में मैंने पूछने के लिए पूछा था कि इन शब्दों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे, तो कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया था। तो ये होती है लगन पढ़ने की, कि अगर आप में लगन है, आप में इच्छा है, आप मेहनत करना चाहते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो अगर आपको भाषा से कोई दिक्कत है तो आप उसको खुद से बहुत ही आसानी से आप उसको दूर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हताश होने वाली बात नहीं है कि मैं तो सिर्फ हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं अंग्रेज़ी को टच भी नहीं करूँगा। देखिए, आप जिस चीज़ में जा रहे हैं, आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि मैं अंग्रेज़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये भारत है। भारत में कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं के लिए हमारा देश जाना जाता है और इस विभिन्नताओं पर भी हमें गर्व है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी एक भाषा से मुंह मोड़ लूँगा। देखिए, विभिन्न भाषाओं की वजह से हर कोई हर भाषा सीख नहीं पाता है। एक भाषा है अंग्रेज़ी जिसमें हर कोई कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर आप उसी भाषा से आप अपना मुंह मोड़ लेंगे तो आप भूल जाइए कि आप सिविल सर्विसेज में कहीं भी अपना जो है पहुंच बना पाएंगे। ये ऑल इंडिया सर्विस है। अगर आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS भी बनते हैं, कोई भी किसी भी सर्विस में जाते हैं, अगर आप UPSC के द्वारा किसी कंडक्ट कराई गई किसी भी परीक्षा में सफल होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे हैं। भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ के लोग किसी और भाषा को बोलने में नहीं सक्षम हैं, या वो किसी और भाषा को नहीं समझते हैं, या हिंदी को नहीं समझते हैं, या नहीं बोल पाते हैं। वहाँ पे आपकी काम आएगी अंग्रेज़ी, उनके साथ कम्युनिकेट करने में, उनकी बात को समझने में। तो अगर आप एक भाषा से मुंह मोड़ोगे तो आप कैसे इस मैदान में उतरोगे तैयारी के दौरान भी। और अगर आपका सिलेक्शन होता है बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दुआ से अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक बनोगे। तो भाषा को अपनी बाधा मत बनने दीजिए। अगर कोई चीज़ वो भी इतनी छोटी सी चीज़ को भाषा है सीख लीजिए, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि कल को अगर आपसे इंटरव्यू में किसी ने कुछ शब्द बोल दिया कि बहुत ही कॉमन सा, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे तो हिंदी में ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है, ये बातें दोनों बच्चों पे लागू होती हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसे हिंदी में या किसी और भाषा में क्या कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अपनी भाषा में, उसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको उसका दूसरी भाषा में जो रूप है अगर वो नहीं पता तो आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। तो प्लीज़ भाषाओं को बाधा ना बनने दें। आई होप आप लोगों को ये इस बात समझ में आ गई होगी। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ की शेप क्या रहती है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कुछ अलग अलग उसके फीचर्स देखे थे कि लैटीट्यूड से हम अलग अलग जोन्स पढ़ते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन की अलग अलग सूर्य की किरणें पड़ने से अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है, ये जोन्स थे अलग अलग। फिर हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था कि टाइम जोन हमें पता चले थे। फिर धीरे धीरे जो हम आगे बढ़े तो हमने उसके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी किस तरीके से सौरमंडल में अपनी जो चाल है वो चलती है, किस तरीके से मूवमेंट करती है। तो हमने देखा था कि पृथ्वी दो तरीके से मूवमेंट करती है, एक तो करती है रोटेशन और एक करती है रिवॉल्यूशन।
देखिए, हमें पता है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है। हमने पढ़ा रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को? अगर आप किसी भी चीज़ को समझने से पहले अगर आप लोग ये समझेंगे कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपकी आगे की जो जर्नी है उस चीज़ को समझने में वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं रोटेशन रिवोल्यूशन क्या चीज़ है, तो हमें पहले दिमाग में ये आना चाहिए, क्यों रोटेशन ज़रूरी है, क्या रिवोल्यूशन ज़रूरी है, क्या घूर्णन ज़रूरी है, या परिक्रमा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर करना ज़रूरी है क्या? अगर ज़रूरी है तो क्यों? तो हमने यही पढ़ा था कि अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करती तो शायद पृथ्वी पे किसी भी जगह पे दिन और रात नहीं बदलते। मतलब अगर पृथ्वी रोटेट नहीं कर रही होती, घूर्णन नहीं कर रही होती अपने अक्ष पे, अपनी एक्सिस पे, तो शायद दिन नहीं हो, या दिन ही रहता, रात ही रहती, दिन और रात नहीं होते। ये है इसकी महत्वता, रोटेशन की महत्वता। फिर हमने पढ़ा रिवोल्यूशन से क्या होता है। तो हम अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगी तो हमारे जो मौसम है वो नहीं बदलेंगे। अगर पृथ्वी अगर ये सूर्य है और ये यहाँ पे पृथ्वी है, अगर पृथ्वी इसी पोजीशन में रहेगी सिर्फ यहीं पे, तो सिर्फ पृथ्वी के इस हिस्से में कभी रोशनी पहुँचेगी ही नहीं और हमेशा इस हिस्से में रोशनी पहुँचेगी। तो एक जो स्टिल पोजीशन में पृथ्वी रहेगी हमेशा और कुछ चेंज नहीं होगा। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से हमारे मौसम बदलते हैं, वो हमने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आज की जो पृथ्वी है क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी, और अगर नहीं तो जब पृथ्वी बनी तो वो कैसी थी और क्या क्या चेंजेस हुए। लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी को हम ऊपर से तो जानते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, पहाड़ होते हैं, मैदान हैं, पठार हैं, समुद्र है, झील है, झरने हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि पृथ्वी किन चीज़ों से मिलके बनी है, पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी आज जैसी है पहले भी वैसी ही थी, या क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं चेंजेस के, कि पृथ्वी आज अब जितनी खूबसूरत सा एक जो प्लैनेट है वो बन के तैयार हो गया है, ग्रह जो है खूबसूरत सा वो बन के तैयार हुआ है, तो उसमें क्या क्या स्टेजेस रही हैं। तो आज की इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसी क्या चीज़ है पृथ्वी के अंदर, किन चीज़ों से मिलके पृथ्वी बनी है। तो आज की क्लास में हम यही बात करने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इनसाइड आवर अर्थ। हम ये पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पृथ्वी बना लेते हैं। ये हमारी बड़ी सी पृथ्वी गोल गोल बन के तैयार हो गई। अब अगर हम देखें कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो हम पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े हिस्से में पृथ्वी को बनाने में थोड़ी मुश्किल आने वाली है। तो पृथ्वी का यहाँ पे अगर सेंटर है तो हम इसका 1/4 हिस्सा लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है पृथ्वी के अंदर। तो मोटा मोटा बता देते हैं। देखिए, जैसे कि प्याज है, अगर आप प्याज को लेंगे और फिलहाल अगर आप प्याज को काटते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप प्याज को लेते हैं और उसको छीलते हैं तो लेयर बाय लेयर प्याज छिल जाता है। मतलब अगर आप एक लेयर निकालेंगे तो उसकी दूसरी लेयर अंदर से निकलेगी, और भी निकालेंगे तीसरी निकलेगी। मतलब एक जो प्याज है वो लेयर की फॉर्म में है, परतों की फॉर्म में है। कुछ उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी है। अगर हम एक लेयर हटाते हैं तो हमें दूसरी लेयर मिलेगी, दूसरी हटाते हैं तीसरी मिलेगी। हमारी पृथ्वी भी एक परतों के आकार में ही है, गोल परतों के आकार में ही है। फ़र्क बस इतना है कि प्याज की परतें थोड़ी पतली होती हैं, लेकिन अर्थ के मामले में वो परतें कई किलोमीटर तक चौड़ी होती हैं। तो यही फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी परतें होती हैं। तो मेनली अगर हम अर्थ की परतों की बात करें या लेयर्स ऑफ अर्थ की बात करें तो मेनली 3 होती हैं। एक होती है क्रस्ट,
मेंटल, कोर, ये 3 लेयर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है आज। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 लेयर्स हैं हमारे अर्थ की, जिनके बारे में पढ़ के हमें ये पता चलता है कि अर्थ हमारी किन चीज़ों से मिलके बनी है, या फिर अर्थ के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्यों हम अर्थ के अंदर इतना नहीं जा सकते। तो आइए इस बात को समझते हैं। क्रस्ट क्या है? जो अपर लेयर है अर्थ की, मतलब कि अगर ये अर्थ है और अर्थ की अगर अपर लेयर की बात करेंगे, सपोज करो इतना, अगर इसकी बात करेंगे, ये क्रस्ट मतलब कि अर्थ की वो परत जो कि पत्थरों से मिलके बनी है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे कई सारे पत्थर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और ये जो लेयर है ये ज़्यादा गहरी नहीं होती है। अगर आप बात करें, अगर हम क्रस्ट 2 तरीके की होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्रस्ट 2 तरीके की होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशियानिक। अब कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट क्या होता है? देखिए, हमारे पृथ्वी पे कई महाद्वीप हैं, कई महासागर हैं। महाद्वीप है, वहाँ महाद्वीप का तो समझ में आता है कि उसका एक लेवल है, मतलब उसकी एक धरातल ज़मीन है। लेकिन महासागर के बारे में तो हमें ये पता है कि विशाल पानी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा सा टैंक है। लेकिन क्या आपने भी ये सोचा है कि उस जो बड़ा सा टैंक है उसका भी एक बेस होता होगा? तो जो उसका जो बेस होता है, जो धरातल होता है, उसका जो ज़मीन होती है, उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। मतलब कि सपोज करिए यहाँ पे अगर कोई महाद्वीप है, इतने हिस्से में कोई महाद्वीप है, तो उसका क्रस्ट तो ये होगा। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ से ओशन शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ओशन शुरू हो गया, तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ओशन है, ओशन है, ओशन है, ओशन है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। लेकिन पानी का भी तो एक धरातल होगा ना, समुद्र का भी तो धरातल होगा, तो वो फिर यहाँ पे पत्थर होते हैं, वो ओशियानिक क्रस्ट ही होती है। तो जो क्रस्ट है वो 2 तरीके की है, एक है कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक। अगर कॉन्टिनेंट है और उसकी क्रस्ट है तो उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे। अगर ओशन है और उसकी क्रस्ट है तो उसे हम ओशियानिक क्रस्ट बोलेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो चढ़ाई है वो इतनी है, और अगर हम बात करें, अगर ये पानी है और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हम ये देखेंगे कि जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी जो चढ़ाई है वो इतनी है। तो सही बात है, कॉन्टिनेंट में तो पानी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉक्स हैं, अलग अलग टुकड़े हैं रॉक्स के, वो सब वो ज़मीन है, क्रस्ट है, तो उसकी तो चौड़ाई है और ये लगभग होती है 30 किलोमीटर तक। मतलब कि अगर हम ज़मीन में 30 किलोमीटर तक अंदर जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पूरी क्रस्ट को देखा है, ठीक है। अगर हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करें तो ये लगभग 5 किलोमीटर तक होती है, मतलब कि ये 30 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। तो ये तो बात हुई क्रस्ट की। क्रस्ट किससे बनी हुई होती है? क्रस्ट रॉक से बनी हुई होती हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे कि अगर ये क्रस्ट है तो ये यहाँ से क्रैक है, ये अलग क्रस्ट शुरू हो गई, ये अलग क्रस्ट शुरू हो गई, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और अगर इसका अगर सामने से इस पिक्चर को अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं कि ये इसके आगे मेंटल होगा, इसके आगे कोर होगा, ये क्रस्ट है, ठीक है। ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये आ गया नदी या समुद्र,
ये है ओशियानिक, सॉरी ओशन या फिर समुद्र कह सकते हैं, तो ये है ओशियानिक क्रस्ट। क्रस्ट हमें यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मेंटल क्या होता है? मेंटल अर्थ की क्रस्ट के बाद की जो दूसरी लेयर होती है वो होती है मेंटल। मेंटल मतलब अब ये समझ लो, क्रस्ट जो है रॉक से बना हुआ है, तो क्रस्ट की जो फॉर्म होगी वो होगी सॉलिड। क्रस्ट होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जो मेंटल है, मेंटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ से इस तरीके से, तो जो मेंटल है वो लिक्विड, उसका स्टेट जो है वो लिक्विड रहता है। मतलब कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी के सेंटर पे की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो उसके अंदर का मटेरियल होता है वो जो है वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। इसी वजह से, क्योंकि क्रस्ट जो है वो ऊपरी परत है और सेंटर से काफ़ी दूर है, इस वजह से वो सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ तक आते आते जो मटेरियल है वो इतना टेम्परेचर और प्रेशर नहीं उन तक पहुँचता है, इतना टेम्परेचर और प्रेशर, इसलिए जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं और सॉलिड फॉर्म में आते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम मेंटल को देखते हैं तो मेंटल जो है वो हमारे सेंटर की ओर बढ़ती हुई है, इसके सेंटर से पास में भी है और अंदर की तरफ है, इनर लेयर है एक, तो उस पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्रस्ट से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें जो मटेरियल होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं। इसलिए जो है जो मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और लगभग ये, अगर इसके हम बात करें तो ये 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। आप डिफरेंस देखिए, क्रस्ट 30 किलोमीटर, मेंटल 2900 किलोमीटर, तो कितना फ़र्क है इसमें और इसमें। अब बात करते हैं कोर की। कोर सबसे इनर जो पार्ट होता है वो होता है पृथ्वी का। एक हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कोर में भी 2 लेयर रहती हैं, आउटर कोर और इनर कोर। अब जैसे मेंटल लिक्विड स्टेट में था, कोर भी लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एडवांस क्लासेस में बात करेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 34 से 3500 किलोमीटर तक इसकी जो है चौड़ाई रहती है। तो ये और भी सबसे मोटी परत है हमारी पृथ्वी की, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया क्रस्ट, मेंटल, कोर का ऊपर का जो ओवरव्यू लेना था वो हमने ले लिया। अब बात करते हैं कि किन मटेरियल से बने रहते हैं और इनको हम और भी क्या कह सकते हैं। अब देखो, क्रस्ट जो है वो मेनली बनी होती है सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है मेनली क्रस्ट, तो इसलिए हम इसे सियाल भी कह देते हैं। सियाल क्यों कह देते हैं? SI आया है सिलिका से और AL आया है एल्यूमिना से, तो सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL बन के इसका नाम हम सियाल भी कह देते हैं इसको कभी कभी। अब ठीक है, सियाल भी कह देते हैं। ये तो बात हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, लेकिन हम यहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट की भी बात है। अब देखो, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट का अगर चौड़ाई डिफरेंट है तो उसकी भी कोई वजह होगी। वो वजह है वो किन मटेरियल से बनी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ अंदर को कंप्रेस्ड है तो ज़रूर उस कंप्रेशन के पीछे उसके बने हुए मटेरियल्स होंगे। तो यही वजह है कि अगर हम ओशियानिक की बात करें, क्रस्ट की बात करें, तो वो बना होता है सिलिका और मैग्नीशिया, सियाल प्लस मैग्नीशिया, तो इससे हम निकालते हैं सीमा। SI सियाल का और MA मैग्नीशिया का। ये तो बात हुई क्रस्ट की। अब अगर हम मेंटल की बात करें
तो मेंटल बना होता है निकल से और आयरन। तो इसका नाम हम लिख देते हैं नाइफ। नाइफ कैसे? Ni निकल का, और आयरन का जो साइन होता है वो होता है Fe, तो आयरन का Fe, तो इसको हम नाइफ के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमारा हो गया 3 लेयर्स अर्थ की, और उनका जो नॉमेनक्लेचर या फिर नेम होता है या फिर जो भी केमिकल उनकी कॉम्पोजिशन होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट रॉक से बन के बना है, तो हमें ज़रूर रॉक्स के बारे में पढ़ना होगा कि कौन सी रॉक्स होती हैं, किस तरीके से वो बनती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, रॉक्स बनती कैसे हैं, फिर वो हमारी क्रस्ट को कैसे फॉर्म करती हैं। अब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि रॉक्स होती क्या है। अगर आपको पहले से पता है, रॉक्स के बारे में जानकारी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि रॉक्स क्या होती हैं। अगर आपको उसकी कोई छोटी सी डेफिनेशन पता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, और ना भी देखते हैं कि रॉक्स क्या होती हैं। देखिए रॉक्स क्या होती हैं। रॉक्स होते हैं एनी नेचुरल मास of any natural mass of minerals which form crust। अब अगर आप इस सेंटेंस पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि एनी नेचुरल मास, नेचुरल मास मतलब कि वो नेचुरली अकरिंग होना चाहिए, मतलब कि वो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो रॉक्स क्या होते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि रॉक्स मैन मेड नहीं होती हैं, नेचुरल होती हैं। ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। मिनरल्स मतलब कुछ ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ तो नेचर में खुद ही बनते हैं, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर ऐसे सब्सटेंसेस से बनी हुई अगर कोई नेचुरल मास है, मास मतलब कोई बड़ी चीज़ है जो कि क्रस्ट के बनाने में अपना योगदान देती हैं, तो उसे हम रॉक कहते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि रॉक सीधे सीधे क्रस्ट से रिलेटेड है। क्रस्ट बनाने में जो भी चीज़ होती है वो होती है रॉक। रॉक क्या होता है? रॉक मिनरल से बने हुए होते हैं और नेचुरल अकरिंग मास होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया रॉक्स। अब हमें रॉक्स के टाइप्स पढ़ने हैं। तो हम कितने तरीके की रॉक्स पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। कौन कौन सी? सबसे पहले पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स, यहाँ पे लिख देते हैं इग्नियस रॉक्स। फिर पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, हमें ये 3 रॉक्स पढ़नी है। अब एक एक करके समझते हैं कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होंगी। देखिए ये जो रॉक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जब हम अपनी इंडिया की बात भी करेंगे ना, तो फिर हम पढ़ेंगे अलग अलग जगह की ज्योग्राफी, अलग अलग जगह की लोकेशंस। तो ये रॉक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इकोनॉमिक वे से भी, क्योंकि रॉक्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ रॉक्स नेचुरल अकरिंग मास है जो इससे कोई बनाता नहीं है, और इन रॉक्स का काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होता है। तो ये इकोनॉमिक एरिया में भी काफ़ी यूज़फुल रहती हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इग्नियस रॉक्स।
तो यहाँ पे लिख देते हैं इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्नियस रॉक्स वो होती हैं, देखिए हमने पढ़ा था अभी कि मेंटल लिक्विड फॉर्म में रहती है, और जो लिक्विड उसमें होता है उसे हम कहते हैं लावा या फिर मैग्मा। मैग्मा लावा बेसिकली एक ही चीज़ होती है, उनकी स्टेट में फ़र्क होता है। जब तक वो लिक्विड मेंटल में मौजूद है उसे हम लिक्विड मैग्मा कहते हैं, या हॉट फेयरी मतलब बहुत गर्म गर्म मैग्मा कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो मैग्मा क्रस्ट से होते हुए बाहर हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो वो लावा बन जाता है, मतलब उसे उसका नाम बदल के लावा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ी थी। वो क्यों बाहर निकलता है? वो इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि इतना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो इतना प्रेशराइज हो जाता है कि फिर उसे बाहर निकलने के लिए कुछ रास्ता चाहिए होता है। तो वो किस तरीके से बाहर निकलता है? अगर ये यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा है और ये क्रस्ट है, तो जब वो ये मोल्टेन मैग्मा यहाँ पे दरार करते 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 बाहर निकलता है और यहाँ से क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? जब मोल्टेन मैग्मा लावा की फॉर्म में क्रस्ट से बाहर निकल के अर्थ सरफेस पे आता है और कूल डाउन होके एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तो वो सॉलिड फॉर्म को जब वो जम जाता है, जब ये यहाँ पे बहुत सारा लावा निकल गया और सब अर्थ की सरफेस पे फैल गया। ठीक है, जब सब कुछ अर्थ की सरफेस पे फैल गया फिर ये थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा, ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जब ये सॉलिड बन जाएगा तो ये रॉक का फॉर्म ले लेगा, जो कि होती है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस शब्द का मतलब होता है जला हुआ या जला, मतलब आग से रिलेट करता है ये शब्द। तो अगर ये मोल्टेन लावा है और जब ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो वो रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है इंट्रूसिव, एक होती है एक्सट्रूसिव। ठीक है, एक है इंट्रूसिव, एक है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होती है? देखिए, जब ये जैसे आपको एक दूसरे पिक्चर से समझाते हैं। एक क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा है। ये मोल्टेन मैग्मा धीरे धीरे करके यहाँ से अपनी जगह बनाएगा, फैलेगा, इधर उधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा, ये यहाँ से निकला। तो जब ये मोल्टेन मैग्मा अर्थ सरफेस पे आके कूल डाउन होके सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तब जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये लावा क्रस्ट तक तो पहुंचता है, लेकिन सिर्फ क्रस्ट की लेयर्स में भरा रह जाता है और उसे बाहर निकलने का रास्ता या मौका नहीं मिलता है। तो क्योंकि क्रस्ट में इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर नहीं रहता है, तो वो धीरे 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 करके कूल डाउन होता है। इससे कई ज़्यादा समय लगाता है कूल डाउन होने में, लेकिन होता है क्योंकि यहाँ से तो टेम्परेचर कम ही है यहाँ पे। तो जब मोल्टेन मैग्मा क्रस्ट की इनर लेयर्स में कहीं पे भी जम जाता है, सपोज करो यहाँ पे जम गया, यहाँ पे उसने सॉलिड फॉर्म एक्वायर करी, तो उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव। सॉरी, पहले शायद इंट्रूसिव वर्ड यूज़ हो गया था। जो रॉक्स यहाँ से निकलने के बाद मतलब अर्थ सरफेस पे बाहर निकल गई ना, मतलब एग्जिट कर लिया उन्होंने, तो एग्जिट वर्ड से आप एक्सट्रूसिव याद रख सकते हो, एग्जिट वर्ड से। तो अगर लावा निकला बाहर, अर्थ की सरफेस पे मैग्मा आया और यहाँ पे कूल डाउन होके उसने रॉक की फॉर्म एक्वायर करी, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। लेकिन अगर वो लावा बाहर नहीं
निकल पाया क्रस्ट से और किसी लेयर के बीच में वो भर गया और उसने धीरे धीरे अपना कूल डाउन होकर सॉलिड फॉर्म को एक्वायर किया, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रूसिव। मतलब ये तो इनसाइड ही रह गया, इसने एग्जिट तो की ही नहीं। तो अगर ये इनसाइड रह गया तो उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। इग्नियस रॉक समझ में आया होगा, नहीं आया है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसको आपको जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता ये आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आपको ये फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराने के लिए। जब हम ये देखते हैं कि इन वीडियोस को लाखों बच्चे देख रहे हैं, हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सच में ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे, कोई भी अपडेट मिस ना हो किसी भी क्लास से रिगार्डिंग। आप टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की बची हुई जो 2 रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। एक क्लास में ज़्यादा लोड नहीं देना है आप लोगों को। आप लोगों को भी एक निर्धारित समय दिया गया है पढ़ने का, आप लोग उसमें अच्छे से पढ़ाई करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू ओनली यूपीएससी चैनल। जय हिंद।